आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है एमएससी मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है भारत के, अगर आपके एग्जाम में थियोरेटिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी का पूछा जाता है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये चैनल अगर आपके हायर मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं क्लासेस में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल से। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है इसको बड़े अच्छे से हम लोग देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके एग्जाम में और भी कुछ जो जैसे हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन ये जो है सॉल्व करने के लिए भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही यूज किया जाता है, उससे बड़े आसानी से हो जाता है। तो इसलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम लोग समझते हैं कि क्या है वेरिएबल सेपरेबल। देखिए इसमें कुछ खास जो है विशेष है नहीं, जो इसका नाम है वैसा ही इसका कुछ काम है। जैसा इसका नाम है, जैसे वेरिएबल को सेपरेट करना, तो वही वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड है। यानी वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ कि उसके वेरिएबल को सेपरेट करके हमको सॉल्व करना है। अब ये वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा आपको, तो उसका जो है आप कुछ सॉल्यूशन मानेंगे और मान करके उसके बाद जो है फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसमें रख करके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल को थोड़ा सा हम लोग जो है समझते हैं एक लीनियर इक्वेशन देख करके। देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया एक जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसी x और t के बेस पर जो है आधार पर, इसी x और t के आधार पर देखिए x और t का हमने एक फंक्शन लिया u x t बराबर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका होगा उसको बराबर जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक फंक्शन के रूप में मानेंगे। हमने मान लिया देखिए x और t यहाँ पे दो लिया गया है, तो यहाँ पे कैपिटल x हमने एक फंक्शन माना जो x का फंक्शन है, और उसके साथ प्रोडक्ट करा तो एक कैपिटल T माना, और वो जो है आपका स्मॉल t का फंक्शन है। तो उसके देखिए यही जो है हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको ये जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में याद रखना होगा कि ये मानना पड़ेगा। और ये कहां से मानेंगे आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए यहाँ पे दिया गया है x और t के रूप में, तो हमने u x t बराबर एक फंक्शन माना जो है एक सॉल्यूशन माना जो है u x t बराबर कैपिटल x एक फंक्शन माना जो x वेरिएबल का है, और एक कैपिटल t फंक्शन माना जो आपका t वेरिएबल का है, क्योंकि ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सेपरेट है। उनके प्रोडक्ट जो है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के x और t उस फंक्शंस के वेरिएबल के बराबर होगा। इस तरह से हमें हमेशा एक मानना होगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डेल यू अपान अगर डेल एक्स मैं निकालू यहां से, तो आप देखेंगे डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा जो है देखिए यहाँ पे एक्स डैश और ये आपका हो जाएगा टी। ये आपके समझने के लिए t का ये फंक्शन है इसलिए लिखा गया, और ये x का, आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डेल यू अपान यहाँ से। अब जब आप डेल यू अपान डेल टी निकालेंगे, डेल यू अपान डेल टी अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से ये देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका जो है ये बन जाएगा x t डैश, और ये डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये x डबल टी डबल डैश। क्योंकि जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करने में पता है ना आपको, दूसरा वाला फंक्शन जो है या दूसरा वाला वेरिएबल आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, बाकी जो है आपका जो उसके डिफरेंशिएट हो रहा हो उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है। ठीक है,
तो इसलिए जो है आपका ये इस तरह से, अब ये सब जो भी थे आपके जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद बने थे। तो ये बात देखिए मैंने अलग से आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, मैंने एक मान लिया, तो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे, फिर उसको जो है आप उसको जो भी दिया गया है उसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू जो है आप ले जाकर के इसी सॉल्यूशन में रखेंगे x और t के रूप में निकाल के, फिर निकालने के बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। ये काम से ही आपको वेरिएबल सेपरेट करने में शुरुआत करना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन आपको एक न्यूमेरिकल दिखाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आप याद रखिएगा कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मानेंगे, ये हमने समझाने की कोशिश करी वेरिएबल सेपरेबल में। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल यहां पे दिख रहा होगा बोर्ड पर लिखा है कि सॉल्व del u upon del x is equal to 2 del u upon del t plus u by method of a separation of variable where u x 0 is equal to 6 e के पावर minus 3x। यानी आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया del u upon del x इक्वल टू 2 del u upon del t प्लस u, इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है, और फिर जो u x 0 बराबर ये फंक्शन दिया गया है इसके बेस पर इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ये आपको देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया, कहीं कहीं आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ बोलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करिए मैक्सिमम केसेस में। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेंगे, उसको भी लास्ट में देख लेंगे कि क्या होगा, पर मैक्सिमम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सिर्फ सॉल्व करना देता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना देता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मानेंगे, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने दिए गए आपके वेरिएबल है उसके बेस पर। तो देखिए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u upon del x इक्वल टू 2 del u upon del t प्लस u, ये आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया गया, मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन, यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मानना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मानने के लिए मैंने कहा था, देखिए जिस तरीके से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल u x t, x और t का फंक्शन है, x और t के रिस्पेक्ट में आपका ये जो है x और t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए u x t बराबर हमने एक जो है क्या कंप्लीट सॉल्यूशन माना। तो देखिए कैपिटल x जो है स्मॉल x का फंक्शन हमने माना, कैपिटल T और स्मॉल t का फंक्शन माना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर हो, ऐसे ही हमको मानना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। फिर उसके बाद जो है हमने इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करा del u upon del x, तो यहां से जो है आपका x डैश t हो जाएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट होकर के del u upon del t करेंगे तो ये x t डैश हो जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू निकली है यही वाली वैल्यू आप ले जाकर के कहां रख देंगे, इस इक्वेशन 1 में। यही मैं आपको बता रहा था। तो पुट इक्वेशन 1, तो पुट देम इनटू 1, यानी 1 में रखा गया। 1 में रखने के बाद ये वैल्यू जो देखिए x डैश t बन जाएगी ये, और ये del u upon del t की वैल्यू यहां रखेंगे तो x t डैश हो जाएगा। तो 2x t डैश प्लस u के जगह हमने देखिए माना था u x t, तो ये x और t का फंक्शन है। ये आपको समझने के लिए बताया गया है कि ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। आप इसको सिर्फ कैपिटल x और t लिख सकते हैं, तो उसी तरह से ये कैपिटल x और t लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद जो चीजें दी गई देखिए x डैश t बराबर आपका इन दोनों में से देख रहे होंगे आप, कैपिटल x कॉमन हो रहा है, कैपिटल x कॉमन ले लिया गया, 2t डैश प्लस t हो गया। फिर उसके बाद वेरिएबल को थोड़ा सेपरेट किया गया, x वाला एक तरफ तो इधर x हो गया और ये t वाला इधर चला गया। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करेंगे कि ये जो चीज सेपरेट हो गई है इसको आप ध्यान से देखिए अगर, तो ये जो आपका ये इक्वेशन 1 जो आपका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में x और t देखिए आपका सेपरेट हो चुका है। तो आप x और t जब सेपरेट हो चुके हैं तो इनकी वैल्यू कैपिटल x के बराबर और कैपिटल t के बराबर निकालने के लिए किसी कांस्टेंट के बराबर इसे मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू x और t के रूप में चाहिए तो इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मानना होगा, ये आपको बेसिक तरीके से पता होना चाहिए। तो सिंस 1 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ x एंड राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ t, सो वी हैव
एक्स अपॉन एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2t डैश अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू c हमने एक कांस्टेंट मान लिया। कहीं कहीं आपको कुछ और कांस्टेंट भी माना मिल सकता है, पर आप कुछ भी इसके बराबर एक कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि फिर इन दोनों को अलग अलग देखिए सेपरेट कर लिया जाएगा। तो x डैश अपॉन x इज इक्वल टू c, 2t डैश अपॉन 2t प्लस 1 इज इक्वल टू c ले लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन दोनों को अलग अलग देखिए, इस वाले को पहले लेकर के ये एक इक्वेशन बन गया ना, अब इसके साथ इसको लेने से एक इक्वेशन बना, इसके साथ इसको एक लेने से इक्वेशन बना। तो इसके साथ जब एक इक्वेशन लेंगे तो ये आपका इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका x डैश अपॉन x इज इक्वल टू ये आपका c, और यहाँ पे जो है आपका एक कांस्टेंट ये c1 लग जाएगा। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x डैश अपॉन x को आपको पता है कि इंटीग्रेट करने के बाद में ये log x बन जाएगा, और ये इज इक्वल टू ये आपका cx बन जाएगा प्लस ये c1 हो जाएगा। फिर log को आपको पता है कि यहाँ पे बेस e छिपा होता है, तो जब आप इसको एक log को उधर भेजेंगे ना तो ये जो है e के पावर के रूप में चला जाएगा। log हटते ही जो है x बराबर e के पावर के रूप में चला जाएगा, e के पावर cx प्लस 1 बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये हम लोग जो है बेसिक जानते हैं कि लॉगरिथम हटने के बाद जो है e के पावर के रूप में इधर चला जाता है। फिर इनकी पावर अगर अलग अलग करें जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल रूल से यानी घातांकीय विधि से, तो इसकी पावर अलग करेंगे तो e के पावर cx लिखा जाता है, e के पावर e के पावर c1 लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, आप इसको चाहे तो कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल A माना गया, देखिए वेयर कैपिटल A बराबर e के पावर c1 लिखा हुआ है, तो कैपिटल X बराबर a e के पावर cx आपको यहाँ पे एक कैपिटल X बराबर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका देखिए 2t डैश बाई t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dt के सापेक्ष इक्वल टू c dt प्लस c2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही हो ये स्मॉल x के सापेक्ष जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखिए 2t डैश बाई कैपिटल T प्लस 1 ये आपका dt हो गया, c dt ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका जो है देखिए 2 log t हो जाएगा। ठीक है, और इसका dt के करेंगे तो ये आपका t हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका करेंगे तो ये देखिए c dt का ये भी t हो जाएगा, और ये प्लस c2 एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 2 log t हो गया, और उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ से ये वाला t इधर चला गया तो c माइनस 1 हो जाएगा, t कॉमन हो जाएगा प्लस c2। उसके बाद log t ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा पूरे के। अब पूरे में के डिवाइड में होने के बाद कैपिटल T बराबर जो है ये log हटते ही ये पूरा सिस्टम e के पावर के रूप में चला जाएगा, क्योंकि अभी बताया था आपको ये लॉगरिथम हटने के बाद जो है e के पावर के रूप में ये चला जाता है। तो e के पावर के रूप में जब ये जाएगा तो e के पावर के रूप वाले को इसको अलग अलग सेपरेट जब करेंगे तो ये c2/2 ये 2 हो जाएगा e के पावर में, और ये c माइनस 1t बाई 2 के पावर 2 ये जो 2 था वही यहाँ अलग अलग सेपरेट हो गया है एक्सपोनेंशियल मेथड से, घातांकीय विधि से। तो कैपिटल T बराबर ये हो जाएगा। फिर अब हम लोग जो है ये देखिए पूरा पूरा कांस्टेंट है, अगर इसको हम लोग b मान लेते हैं तो यहां से देख लीजिए अब उसके बाद क्या बनेगा, यहां से ये कैपिटल T बराबर b e के पावर c माइनस 1t बाई 2। ठीक है, ये आपका जो है कैपिटल T बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका कैपिटल X बराबर मिला था, इसको अगर आप इक्वेशन मानते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, और इसको आप 5 मान लेंगे। फिर ये कैपिटल X और T की वैल्यू कहाँ ले जाकर रखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में। जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पहले से आपने माना हुआ था उससे आपने एग्जैक्ट निकाल करके जो X और T की वैल्यू लाएंगे उसी में रख देंगे। तो ये जो है पुट इक्वेशन 4 and 5 इन 2 में रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ux t बराबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये ux t बराबर रखेंगे तो कैपिटल X बराबर आपका निकला है a e के पावर c x। ठीक है, और ये b e के पावर
c-1 t/2, ठीक है। e के पावर में c-1 t/2, e के पावर c-1 t/2। अब ये जो है आपका, यही देखिए, अगर आपसे वेरिएबल सेपरेट करने के लिए कहा था तो आप ये भी बता सकते थे इतना भी, पर आपसे इतना ही नहीं कहा है वो। आप इसको इसमें जैसे ये दोनों पास में करके आप लिख लेते हैं ए बी, और ये जो है आपका क्या कहते हैं, e के पावर सी एक्स, यहाँ चला था e के पावर c-1 t/2। ये ए बी को एक और कांस्टेंट मान लेते हैं, आपका ये वेरिएबल सेपरेट करके यही वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपका सॉल्यूशन हो जाता। पर अभी इसमें एक कंडीशन दे दी है ux0, यानी t के जगह 0 हो तो ये होगा, तो फिर इसकी वैल्यू बताओ। तो अब देखिए ध्यान से, अगर t के जगह 0 हो तो क्या ये बनेगा ux0, तो t के जगह 0 का मतलब कि यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो a b e के पावर c x, और उसके बाद जो है आपका ये जो है आपका ए बी ई के पावर सी एक्स हो जाएगा, और ये ई के पावर जो आपको दिया गया है c-1 t। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू आप रखेंगे किसकी, t के जगह 0 रखना है, तो आपको e के पावर c-1 t के जगह 0 और बाई 2, ये पूरा सिस्टम 0, e के पावर 0 का मान हो जाएगा 1। देखिए ये कंडीशन देने के नाते ux0 बराबर जो है t के जगह 0 यहाँ पे ये दे दिया ना, तो ये सारी चीजें रखने के बाद आपको जो मिलेगा ए बी ई के पावर सी एक्स, और ये जो है इससे कंपेयर करके हम लोग जो है देखिए कुछ वैल्यू सी और उसके भी निकाल लेंगे, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 रखने के बाद तो ये पूरा 0 का मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए बी ई के पावर सी एक्स। अब ux0 बराबर ये हुआ है, तो ux0 की वैल्यू आपको देखिए 6 e के पावर 3x दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ux0 के बराबर जब ये है तो इसको आप लिख सकते हैं 6 e के पावर -3x के बराबर a e के पावर cx, ठीक है। फिर आप इससे जब कंपेयर कराएंगे, तो आपको यहां से देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे ए बी भी रहेगा ना, ए बी ई के पावर सी एक्स, ठीक है। अब आप ए बी बराबर ई के पावर सी एक्स से कंपेयर कराएंगे तो आपको यहां से मिलेगा ए बी बराबर 6 और सी बराबर देखिए सी बराबर -3, ठीक है। ये आप पुट करेंगे किसमें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 मान दूं तो पुट इक्वेशन 6 में पुट कर लेंगे। कैलकुलेशन है, बस ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। तो यहाँ से आपको फिर मिलेगा ux t बराबर, यहाँ से देखिए ए बी के जगह 6 थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, e के पावर सी एक्स का मतलब हुआ कि e के पावर में -3x, e के पावर में -3x, और उसके बाद जो है आपका c के जगह अगर आप -3 रखते हैं यहाँ पे और ये -1, दोनों मिलकर के -4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये -2 बन जाएगा, तो e के पावर में -2t हो जाएगा, e के पावर में -2t। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ux t बराबर 6 e के पावर में, बेस से वो पावर ऐड हो जाती है तो माइनस कॉमन लेके 3x प्लस 2t, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा एकदम इस वाले सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर। The required solution. देखिए ये बात समझिए कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है आपका यही तक हो चुका था, पर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक कंडीशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस वजह से ये सारी चीजें टी के जगह 0 रखने के बाद सी और ए बी की कुछ वैल्यू मिली है, वो रखने के बाद जो है हमें एक सोल्यूशन इस तरीके से मिल गया। तो आपको जो ये चीजें दी गई है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपके एग्जाम में तो बहुत ज्यादा नहीं, पर इसी की तरह सॉल्व होने वाला आपका हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपका सिलेबस भी आप देख रहे होंगे तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज होगा। और वेरिएबल सेपरेबल हो कैसे रहा है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मानना होगा, जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मानना होगा। फिर मान करके आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मानने के बाद जो है आप क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आपने माना है उसका डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसी में ले जाके रखेंगे। रखने के बाद वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप फिर जो x और t की वैल्यू मिलेगी वो उसी कंप्लीट सॉल्यूशन में x t आपने माना है लेके रख लेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो ये बातें एक ओवरव्यू में जब आप सही तरीके से पूरा क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और फिर जब आपको हीट और वेव बताएंगे तब आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। और ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, एक आध बार पूछा गया है, ठीक है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन था, तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।